Hello, good morning, students. Today we are going to start our next chapter, that is gravitation. ग्रेविटेशन स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि साइंटिस्ट के माइंड में क्या आया कि उन्होंने सोचा कि कुछ ग्रेविटेशन नाम की भी चीज होती है। ऐसा उन्होंने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि उन्हें लगा कि हाँ कुछ ग्रेविटेशन होती है। तो ये सिंपल बेसिक सी ऑब्जर्वेशन थी। उन्होंने देखा कि अगर वो कोई भी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो वो फाइनली नीचे ही आ जाती है, टुवर्ड्स द अर्थ, राइट। और उन्होंने और भी क्या ऑब्जर्वेशन की कि जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। और अगर हम किसी अप हिल पे चले जाएं, किसी हाइट पर चले जाएं, तो वहां पर हमें चढ़ना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल एरियाज। मीन्स हाइट पर कुछ है कि जो कम हो जाता है। तो इस टाइप की ऑब्जर्वेशन से उन्होंने सोचा कि कुछ ग्रेविटेशन नाम की भी चीज होती है। गैलीलियो थे जो हमारे पास साइंटिस्ट, वो फर्स्ट थे जिन्होंने देखा कि सारी की सारी बॉडीज इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस फॉल करती हैं टुवर्ड्स द अर्थ विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर आप एक हैवी बॉडी ले लो और एक लाइटर वेट बॉडी ले लो, दोनों को फॉल डाउन करवाओ एट द सेम टाइम, तो वो हर बॉडी, अगर इनकी हाइट सेम है तो वो दोनों की दोनों बॉडीज अर्थ पर सेम टाइम में पहुंचेंगी। मीन्स ईच बॉडी इज एक्सेलरेटेड इक्वली टुवर्ड्स द अर्थ इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस। मासेस पे डिपेंड नहीं करता, दोनों की दोनों बॉडी इक्वल टाइम लेती हैं अर्थ की तरफ आने में। देन हमारे पास आई थ्योरीज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। जो इसमें फर्स्ट वर्क किया था वो किया था टॉलमी ने। टॉलमी एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने सबसे पहली थ्योरी दी थी ऑफ प्लैनेटरी मोशन। उन्होंने क्या कहा था कि जो भी हेवनली बॉडीज हैं, लाइक सन हो गया, स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स, ये सारे के सारे अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं। अर्थ स्टेशनरी है और जो भी सारी हेवनली बॉडीज हैं वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं। अब अर्थ सेंटर है ना, अर्थ तो हम जियो भी बोलते हैं, इसलिए जो टॉलमी की थ्योरी थी उसको कहा गया जियो सेंट्रिक थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी मोशन। जियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी मोशन। जियोसेंट्रिक आप दो वर्ड्स में ब्रेक कर सकते हो। जियो मीन्स अर्थ, सेंटर मीन्स अर्थ जो है वो एज अ सेंटर लिया था टॉलमी ने। बट फिर जैसे हमारे पास ल्यूनर एक्लिप्स होते हैं, सोलर एक्लिप्स होते हैं, इस टाइप के फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे। फॉर्मेशन ऑफ डे और नाइट भी एक्सप्लेन नहीं हो रहा था प्रॉपरली, इसलिए कोपरनिकस ने सजेस्ट किया कि जो भी मोशन है हेवनली बॉडीज वो सिंप्लीफाई हो जाएंगी और हम उनको इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ डे और नाइट को इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे, सोलर एक्लिप्स को इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे अगर हम ये अज्यूम कर लें कि जो सन है वो सेंटर पे है और सारी के सारे जो हेवनली बॉडीज हैं, प्लैनेट्स हैं, वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। सन एज अ सेंटर, इसलिए इस थ्योरी को बोला गया हीलियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये किसने दी थी? कोपरनिकस ने दी थी, ठीक है। और बाद में इस थ्योरी को गैलीलियो ने स्पॉट भी किया था, बिकॉज उसने भी जो ऑब्जर्वेशन की थी वो इस पे फिट बैठ रही थी। तो ये थी थ्योरी ऑफ हीलियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी मोशन। नेक्स्ट है हमारे पास केपलर्स के लॉ। केपलर्स ने अपने लॉज दिए थे किसके लिए? प्लैनेटरी मोशन के लिए। केपलर की 3 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ जो है केपलर का, उसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहते हैं। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हर प्लैनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है इन इलिप्टिकल ऑर्बिट में
हर प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। इस टाइप से जो ऑर्बिट्स हैं वो इलिप्टिकल हैं, ऐसे भी हो सकती हैं और ऐसे भी, मतलब इलिप्स होना चाहिए। और जो सन है वो इलिप्स के 8 फोर्टियाई पे आना चाहिए। जैसे आपके पास कोई भी इलिप्स होता है, लाइक अगर ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया है, तो इसके भी 2 फोर्टियाई होंगे, एक इस साइड और एक इस साइड, सेंटर से एक इधर और एक इधर। तो जो सन है वो किसी भी 8 फोर्टियाई पर है और जो सारे के सारे प्लैनेट्स हैं वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो सन के पास वाला पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पर है, इसको हम बोलते हैं, जो सन के बिल्कुल क्लोज पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पेरिहेलियन। पेरिहेलियन का मतलब क्या होता है? क्लोजेस्ट पॉइंट। और जो पॉइंट दूर है उसको हम बोलते हैं एपीहेलियन। इसका मतलब जो फार पॉइंट है। ये जो हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे दोनों फोकस को ज्वाइन करने वाली, उसके बाद जो क्लोजेस्ट पॉइंट आएगा ऑन दैट एक्सिस उसको हम बोलेंगे पेरिहेलियन। और जो फार्दर पॉइंट आएगा, जैसे ये सन है, ये वाला फिर दूर हो जाएगा पॉइंट, इसको हम बोलते हैं एपीहेलियन। ये फोकस हो गया। एक्सिस क्या हो जाएगी? जो दोनों फोकस को ज्वाइन करती है। नेक्स्ट है केपलर सेकेंड लॉ। केपलर से सेकेंड लॉ तो हम लॉ ऑफ एरियाज भी बोलते हैं। फर्स्ट क्या था? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। सेकेंड है लॉ ऑफ एरियाज। ये लॉ क्या कहते हैं कि जो लाइन ज्वाइन करती है प्लैनेट टू द सन, प्लैनेट टू द सन, वो स्वीप आउट करती है इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो मीन्स वो उसकी जो एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो एरियल वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? एरिया अपॉन टाइम करके ना। और अगर ये इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, जैसे 5 अगर हम एरिया ले रहे हैं तो 5 टाइम ले रहे हैं, 10 है तो 10। जरूरी नहीं है कि ये 5 है। अगर वो फर्स्ट 5 एरिया अगर वो 10 में कर रहा है तो नेक्स्ट 5 भी वो कितने में करेगा? 10 में ही करेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 10 + 10 20। और ऊपर कितना हो जाएगा? नेक्स्ट 5 10 में कर रहा है, मीन्स अगर हम टोटल देखें तो ये 10 हो जाएगा और ये 20। मीन्स इनकी जो रेशियो है वो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी क्या है? 2 है। तो एरियल वेलोसिटी जो है वो क्या आ रही है? कांस्टेंट आ रही है। ठीक है, तो ये सेकंड लॉ है केपलर्स का कि जो एरियल वेलोसिटी होती है प्लैनेट अराउंड द सन वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। अगर हम अभी इसको डेमोन्स्ट्रेट करें तो जैसे हमारे पास ये कोई इलिप्टिकल ऑर्बिट है, सन सिचुएटेड है एट वन ऑफ द फोकस, तो यहाँ पर ये चीज़ कम है और ये वाली मेजर एक्सिस से अलोन प्लैनेट का डिस्टेंस ये ज़्यादा है। बट हमें क्या करना है? एरिया तो इक्वल करना है। तो अगर वो जब दूर होएगा तो एरिया इक्वल करने के लिए हमें सर्कमफेरेंस के अलोन कम डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा SP2 P1 जो है वो कम होगा, P2 P1 कम होगा। और जब पास में आ जाएगा तब हमें एरिया इक्वल करना है। तो यहाँ पर जो सर्कमफेरेंस की अलोन डिस्टेंस है वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं पॉइंट्स ले रही हूँ P3 P4, तो क्लियरली आपके पास क्या आ जाएगा? P1 P2 विल बी लेस देन आ जाएगा P3 P4। अगर हम दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा P1/P2 अपॉन टाइम और यहाँ पर आ जाएगा P3/P4 अपॉन टाइम, राइट। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि P1 P2 अपॉन टाइम क्या बन जाएगा? लीनियर स्पीड बन जाएगी, बिकॉज सर्कमफेरेंस से लोन है। यहाँ तो हम एरिया का कंसेप्ट ही नहीं ले रहे ना। तो लीनियर स्पीड ऑफ द प्लैनेट जब वो सन के पास है तब वो ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू द लीनियर स्पीड जब प्लैनेट दूर है सन से।
पास है तो ज़्यादा डिस्टेंस उसने कवर करना है। इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम मीन्स उसकी लीनियर स्पीड क्या है, ज़्यादा है, और अगर दूर है तो लीनियर स्पीड क्या है, कम है। इस लॉ को केपलर की सेकंड लॉ दैट इज लॉ ऑफ एरियाज को जो है वो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से भी जानते हैं, बिकॉज ये उसका सपोर्ट करता है। वो क्या कह रहे हैं कि केपलर की जो लीनियर वेलोसिटी है वो जब प्लैनेट पास है सन के तो ज़्यादा होती है, और अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो फॉर्मूला होता है mvr। तो अगर हम यहाँ पर पॉइंट ले रहे हैं P जनरल, और यहाँ पर मैं बोल रही हूँ A, जनरल पॉइंट को A बोल दिया, तो यहाँ पर आप एंगुलर मोमेंटम निकालोगे P पॉइंट पर तो आ जाएगा mvprp, और वहाँ पर क्या आएगा mvare। तो rp जितना कम है उतनी ही vp क्या होगी, ज़्यादा होगी, और ये प्रोडक्ट क्या आएगी, इस प्रोडक्ट की इक्वल होगी, बिकॉज यहाँ पर ra ज़्यादा है और va कम है। तो ये इसी तरह से आपस में अरेंज होती हैं कि जितना rp ज़्यादा है उतना ही vp कम आ जाए। तो केपलर का सेकंड लॉ है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को सपोर्ट करता है। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से कि केपलर का कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को सपोर्ट करता है, तो वो कौन सा लॉ है, सेकंड लॉ है। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा, और हम कह सकते हैं vp बाई में va इज इक्वल टू होता है ra बाई में rp, मीन्स vp जो है वो r की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर r कम होएगा तो v ज़्यादा होएगा। नेक्स्ट है हमारे पास केपलर का थर्ड लॉ जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। केपलर्स थर्ड लॉ, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट है, स्क्वायर ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जो आपके पास इलिप्टिकल ऑर्बिट होती हैं उसमें 2 एक्सिस बनती हैं, एक दिस और एक ये वाली। तो मेजर कौन सी है, ये वाली, बड़ी कौन सी है, ये वाली। इसी सेमी मेजर लेनी है, सेमी मेजर मतलब हाफ, तो ये सेमी मेजर एक्सिस आ जाएगी। तो जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है प्लैनेट का अराउंड द सन वो इस रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर है टाइम पीरियड का, वो इस रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टी स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यहाँ से भी ये बात प्रूव होती है जो प्लैनेट्स लार्जर डिस्टेंस पर हैं, प्लैनेट्स जो लार्जर डिस्टेंस पर हैं, जैसे ये हमने पहले भी यही बोला था कि वो ज़्यादा टाइम लेंगे। तो प्लैनेट सिचुएटेड एट द लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, उनको ज़्यादा टाइम लगेगा टू कंप्लीट 1 रोटेशन अराउंड द अर्थ, बिकॉज उनके लिए आर बढ़ता जाएगा और टी क्या हो जाएगा, टी भी बढ़ता ही जाएगा। आर बढ़ रहा है तो टी भी बढ़ रहा है, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द टाइम टू द क्यूब ऑफ द रेडियस। Clear? Now next is deduction of Kepler's third law. हमें केपलर का थर्ड लॉ डिड्यूस करना है। तो हमें पता है कि जब प्लैनेट ऑर्बिट करता है सन के अराउंड इन सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ले रहे हैं, वैसे एक्चुअल में कौन सी होती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स भी होनी चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय में r, और इन टर्म्स ऑफ ओमेगा v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r ओमेगा। तो ये बन जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा r, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन r। तो ये आ जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, जी एम एम बाई में r स्क्वायर। तो अगर प्लैनेट ऑर्बिट कर रहे हैं अराउंड द सन तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए।
ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π/T। तो आपके पास क्या आ जाएगा, Gmm/m/r² इज इक्वल टू mr एज इट इज। यहाँ से ओमेगा की जगह 2π/T, तो ये बन गया 4π²/T², राइट। तो यहाँ से अगर हम T² की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगा 4π²/Gm और साथ में r³। ये पूरी चीज कांस्टेंट है, तो यहाँ से आ गया T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। केपलर का थर्ड लॉ भी तो यही था कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो यहाँ से केपलर का थर्ड लॉ डिड्यूस हो गया। नाउ नेक्स्ट इज डिडक्शन ऑफ केपलर्स सेकंड लॉ। अब हम केपलर का सेकंड लॉ प्रूव करेंगे। केपलर का सेकंड लॉ क्या था कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। अब जब अगर सन के अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है तो जो उसके ऊपर नेट फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवार्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगी वो टुवार्ड्स द सेंटर होगी ना। अट्रैक्ट कहाँ होएगा प्लैनेट, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द हेवनली बॉडी दैट इज सन हेयर। और जो रेडियस वेक्टर है वो क्या होएगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये आर कैप की डायरेक्शन आ गई और ये फोर्स की डायरेक्शन आ गई। अब हमारे पास एक टर्म होती है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। तो टॉर्क का हमारे पास फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। R क्रॉस F, तो ये आ जाएगा RF, क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करोगे क्या आएगा, साइन का एंगल, तो साइन 180 और ये साथ में इसकी डायरेक्शन R कैप। तो यहाँ पे साइन 180 आ रहा है, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पर हमारे पास टॉर्क कितनी आ रही है, 0। फर्दर जो टॉर्क होते हैं वो किससे इक्वल होती है, dL/dt की। L यहाँ पर क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। अगर टॉर्क 0 है तो dL/dt क्या आ जाएगा, 0। अगर किसी में चेंज 0 है मीन्स दैट क्वांटिटी इज कांस्टेंट। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, कांस्टेंट है। फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें पता चला कि जो L का फॉर्मूला होता है वो होता है 2mdA/dt। 2mdA/dt। A क्या है, एरिया, m क्या है, मास ऑफ द प्लैनेट। जो बॉडी रिवॉल्व कर रही है उसका मास m है। तो यहाँ से L कांस्टेंट था मीन्स 2mdA/dt भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो 2m तो ऑलरेडी कांस्टेंट है मीन्स dA/dt भी क्या है, कांस्टेंट है। dA/dt चेंज इन एरिया पर यूनिट चेंज इन टाइम मीन्स दिस इज एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो केपलर का सेकंड लॉ प्रूव हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज डिडक्शन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स लॉ। अब हमें उसका रिवर्स करना है। अब हमें क्या करना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो डिड्यूस करना है। पहले हम इसको यूज कर रहे थे और केपलर्स लॉ डिराइव कर रहे थे। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हमने डिड्यूस करना है फ्रॉम केपलर्स लॉ। तो अगर प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स होगी और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होएगा, mr ओमेगा स्क्वायर दैट इज mr 2π/T²। तो ये बन जाएगा 4π²/T² mr। नाउ अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ T² जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r³ की। मीन्स हम लिख सकते हैं T² को kr³। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो आपके पास फोर्स आ जाएगा 4π² T² की जगह kr³ और साथ में mr। तो ये बन गया 4π² into m/m r²। मीन्स फोर्स जो आ रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है m/r² की। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है मास ऑफ द प्लैनेट की
and inversely proportional area to the square of the distance between the planet and the sun. अब यहाँ से न्यूटन के माइंड में क्या आया कि अदर फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द प्लैनेट के, तो मास ऑफ दी हेवनली बॉडी भी आनी चाहिए। और ऑब्जर्वेशन से भी देखा, जैसे अगर हम कोई बॉडी को अर्थ की तरफ थ्रो करें और मून पर जाके मून की तरफ थ्रो करें तो अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। तो यहाँ पर हमें पता चला कि जो फोर्स है वो हेवनली बॉडी के मास पर भी डिपेंड कर रही है, पर यहाँ पर मास ऑफ द प्लैनेट आ रहा था, तो यहाँ से भी पता चल रहा था कि मास ऑफ द हेवनली बॉडी भी आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो सम कांस्टेंट इनटू में क्या आएगा, m/r²। तो मीन्स जो ये कांस्टेंट है वो डिपेंडेंट है m पर। कांस्टेंट था क्या, 4π² k, इसको मैंने k डैश ले लिया, मीन्स 4π² k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द हेवनली बॉडी दैट इज कैपिटल M। यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आता है g, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये जी की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर 4π² जी एम टी इक्वल आ गया, तो फोर्स आपके पास किससे इक्वल आ जाएगी, Gm/m/r²। तो ये न्यूटन्स का लॉ प्रूव हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ केपलर्स लॉ न्यूटन ने 3 चीजें कंक्लूड कर दी। फर्स्ट कि प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द प्लैनेट एंड द सन। सेकेंड वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। थर्ड वन इज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे आएगी, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज है जिसकी डायरेक्शन है, दैट इज आर। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसकी डायरेक्शन में होगी, आर की डायरेक्शन में होगी। और आर के अपोजिट भी हो सकती है और आर के अगेंस्ट भी आर के अपोजिट भी हो सकती है और आर के पैरेलल होनी चाहिए। तो आर की डायरेक्शन में भी हो सकती है और आर के अपोजिट भी हो सकती है। बट यहाँ पर हम यूज क्या कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि हमेशा होती है टुवर्ड्स द सेंटर। तो मीन्स यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी वो भी सेम सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में आएगी, मीन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर होगी। सेंटर पे कौन है, सन। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सन की तरफ ज्यादा होगी, सन की तरफ होगी अगर हम अर्थ के लिए बात करें। सिमिलरली और प्लैनेट्स पे भी फोर्स कहाँ लगेगी, टुवर्ड्स द सन रहेगी। बट आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि सन पर भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगती है। जैसे ये सन है और ये अर्थ है, तो जिस फोर्स से सन अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है उसी फोर्स से अर्थ भी सन को अपनी तरफ खींच रही है। बट इसमें एक्सेलरेशन कम आएगा बिकॉज सन का जो मास है वो ज़्यादा है और अर्थ का मास कम है, इसलिए अर्थ पर ज़्यादा आएगा। और अर्थ का खुद का इनर्शिया भी होता है, तो रिजल्टेंट क्या होता है कि वो रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो हमारा अभी यहाँ जो ये वाला टॉपिक था वो तो यहीं तक था, डिडक्शन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स लॉ। थैंक यू।